नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश भूगोल के क्रम में आज का हमारा ये 6वां वीडियो है। तो इस टॉपिक में हमें मध्य प्रदेश के बारे में बात करनी है, मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें एवं पर्वत। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के बीच में आपसे कुछ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और प्रश्नों के उत्तर कमेंट कर दें। उनमें से जो 2 सबसे सही आंसर होंगे वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की है और क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमने प्राप्त कर लिया है कि मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं के ज़िले कौन से हैं, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, फिर मध्य प्रदेश के और क्या क्या नाम हैं, फिर मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिसमें बाह्य पुनर्गठन और आंतरिक पुनर्गठन के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में हमने जानकारी प्राप्त की कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार जिसको पूर्वी पठार भी कहते हैं। फिर मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तर भारत, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु जिसको योनाला कहते हैं, शीत ऋतु जिसको सियाला कहते हैं और वर्षा ऋतु जिसको चौमासा कहते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान अधिकतम मार्च महीने में देखा जाता है और मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और सर्वाधिक टेम्परेचर तापमान मई के महीने में देखा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गंजबसौदा जो कि विदिशा जिले में आता है। फिर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। फिर हमने मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मध्य प्रदेश की मृदा को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी एवं मिश्रित मिट्टी। फिर काली मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। फिर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांगर एवं खादर। आज जिस बारे में हमें बात करनी है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें एवं पर्वत की। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कृषि, नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जनसंख्या, जनजाति और परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कल का पूछा गया प्रश्न और उनके उत्तर। कल का पहला प्रश्न था कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी। किस मृदा की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी की। रेगुर किस मृदा को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर जिन्होंने दिया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद
हूँ आप ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देते रहें ताकि आपका नाम हमारे वीडियो में आता रहे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी भी कोशिश करते रहें, कभी ना कभी आपका नाम भी वीडियो में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें एवं पर्वत। उत्तरी भारत में स्थित मध्य प्रदेश राज्य चारों ओर से पूर्णतः स्थलों से घिरा है। मतलब मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है, मतलब ये चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ है, जो कि ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और ना ही किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करता। मध्य प्रदेश किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता और ना ही किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करता, इसलिए मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित प्रदेश है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, या मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश किसने कहा था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। फिर मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ चुका है, जिसका अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी मध्य के अंतर्गत आता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के आद्यतन काल तक की विभिन्न भौतिक संरचनाएं मिलती हैं। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें या शैल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शैल समूह पाए जाते हैं। आद्य महाकल्प, जिसको आर्कियन शैल भी कहा जाता है। फिर धारवाड़ समूह, कडप्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर विंध्यन शैल समूह और अपर विंध्यन। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आद्य महाकल्प, इसको और क्या कहते हैं, आर्कियन शैल समूह कहते हैं। यह धरती का सबसे पुराना शैल समूह है। ठीक है ना, तो धरती पर सबसे पुराना शैल समूह कौन सा है, आर्कियन शैल समूह है। इस काल की चट्टानों को प्रारंभिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म एवं खनिज के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो कौन से चट्टानों में जीवाश्म एवं खनिज के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, तो आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्प की चट्टानों पर जीवाश्म एवं खनिज के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इनका विस्तार बुंदेलखंड क्षेत्र में नीस की चट्टानों के रूप में विस्तृत है। कहाँ पे विस्तृत है, बुंदेलखंड में नीस की चट्टानों के रूप में विस्तृत है। फिर धारवाड़ समूह, आर्कियन शैल के अपरदन के कारण इसका निर्माण होता है। तो धारवाड़ समूह का निर्माण कैसे होता है, आर्कियन समूह के अपरदन के कारण इसका निर्माण होता है। अब चलिए समझ लेते हैं कि अपरदन की क्रिया क्या होती है। अपरदन की क्रिया को समझा जा अपने साथ कुछ ना कुछ वहाँ से उसको तोड़कर अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, या अत्यधिक तेज वायु की गति के कारण चट्टानों पे जब गिरती है वायु चल आती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ उसको तोड़ के बहा के ले जाती है। इसी को अपरदन कहते हैं, मतलब परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको परिवर्तित करती है। ठीक है ना, अपरदन द्वारा निर्मित होने के कारण इस चट्टानों में जीवाश्म अवशेष नहीं पाए जाते, किंतु खनिज धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते लेकिन खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जो आर्कियन शैल समूह है, ना तो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं ना ही खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार जबलपुर में डोलेराइट चट्टानों के रूप में है, जो संगमरमर के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो आपको आज का दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि मध्य प्रदेश में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, और दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। फिर बालाघाट में चिल्बी रेंज के रूप में जो तांबा मैगजीन के लिए, और छिंदवाड़ा में सौसर सिकली रेंज में मैगजीन के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो बालाघाट में चिल्बी रेंज के लिए, चिल्बी रेंज के रूप में, और छिंदवाड़ा में सौसर सिकली रेंज के रूप में यह विस्तृत है। फिर कडप्पा शैल समूह, कडप्पा या कुड़प्पा दोनों एक ही हैं। कडप्पा चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना में है, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है ना। आपको जैसे पता है कि भारत देश में हीरा के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है, तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है। फिर बिजावर सीरीज से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी ग्वालियर चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ भी कडप्पा शैल समूह पाए जाते हैं ग्वालियर में, जो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। फिर विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह को दो भागों में विवर्गीकृत किया गया है, लोअर विंध्यन शैल समूह और अपर विंध्यन शैल समूह। अब लोअर विंध्यन शैल समूह में देखते हैं क्या है। इसकी चट्टानें नर्मदा के उत्तरी भाग में एवं सोन घाटी क्षेत्र में बालू एवं चूना पत्थर के रूप में विस्तृत हैं। ठीक है ना। तो आपका जो लोअर विंध्यन समूह किस लिए जाना जाता है, बालू एवं चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है, नर्मदा के उत्तरी भाग में। ठीक है ना। फिर अपर विंध्यन शैल समूह, इसकी चट्टानों में जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। अपर विंध्यन शैल समूह शैलों का विस्तार कैमूर, भांडेर, सोन घाटी एवं रीवा श्रृंखला में चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अभी जब अपन पर्वत पढ़ेंगे तब इन श्रेणियों को देख लेंगे कि कैमूर, भांडेर श्रेणियाँ कहाँ पे हैं। ठीक है ना। फिर गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार सतपुड़ा एवं बघेलखंड के पठारों में है। इसे मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो गोंडवाना शैल समूह का विस्तार कहाँ पे है, सतपुड़ा एवं बघेलखंड पठारों में है। फिर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लोअर गोंडवाना शैल समूह, इसकी चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत हैं। मध्य प्रदेश में मोहपानी और पंचघाटी कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना के अंतर्गत ही आते हैं। फिर मध्य गोंडवाना, ये शैल पेंच घाटी, मोहपानी, दिनवा एवं पचमढ़ी में विस्तृत हैं। इस शैल समूह में बालू का प्रस्तर मिलते हैं। अपर गोंडवाना समूह, इसकी चट्टानें बघेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्रों में विस्तृत हैं। कौन सी चट्टानें थी, सबसे पहले आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें में ना तो खनिज होते हैं ना ही जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते लेकिन खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। फिर आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, नहीं, फिर उसके बाद आती है कडप्पा। कडप्पा चट्टानों को 2 भागों में डिवाइड, कडप्पा चट्टानें कहाँ जाती, पन्ना में पाई जाती हैं। फिर आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन कहाँ पे है, नर्मदा नदी के उत्तर में और चूना के लिए जानी जाती है। लोअर विंध्यन जो कि कैमूर, भांडेर, रीवा श्रृंखला में पाई जाती है, ये भी चूना पत्थर के लिए जानी जाती है। फिर आती है गोंडवाना, जिसको 3 भागों, गोंडवाना कहाँ पाई जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, सतपुड़ा एवं बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर, मध्य और अपर गोंडवाना समूह। अब अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख पर्वत भी पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। आरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकल अमरकंटक पर्वत, महादेव श्रेणी या पहाड़ी और कैमूर भांडेर श्रेणी। अब इनके बारे में हम विस्तार से जाने के पहले इनको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है, आरावली पर्वत श्रेणी का। फिर ये हिस्सा है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जिसमें महादेव श्रेणी हो गई। यहाँ पे है जो आपका अमरकंटक पर्वत, मैकल एवं अमरकंटक पर्वत श्रेणी है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी को पृथ्वी की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है जिसके ढाल अधिक तीव्र हैं। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मालवा पठार के उत्तर क्षेत्र में फैला है। मालवा पठार के उत्तर में, या बोला जाए कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। जैसे कि आपको मैप में देखा जा रहा है, ये है मध्य प्रदेश के पश्चिम में आरावली पर्वत श्रृंखला। ये आरावली पर्वत श्रृंखला। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है जिसकी ऊंचाई 1158 मीटर है।
ये दिल्ली से लेकर अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में आता है, वहाँ तक 800 किलोमीटर में फैला है। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए आगे चलते हैं। विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार किससे हुआ है? क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है। विंध्याचल पर्वत से औसत ऊंचाई 450 से 650 मीटर तक है, परंतु इस पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1057 मीटर है। ठीक है। फिर सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसका विस्तार नर्मदा एवं ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला, महादेव पहाड़ी, मैकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर 1120 किलोमीटर में विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह ग्रेनाइट एवं विशाल चट्टानों से निर्मित है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जो आपकी ये सतपुड़ा पर्वत शैली, ये हो गई आपकी राजपीपला श्रेणी, ये गौलीगढ़ शैली, ये महादेव श्रेणी और ये आपकी मैकल पर्वत श्रेणी। तो ठीक है। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। फिर मैकाल अमरकंटक श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्र को मैकल अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज एवं अवसादी चट्टानों से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला जिले में विस्तृत है। तो आपको मैप में दिखा दिया जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। महादेव पहाड़ी का निर्माण बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। तो महादेव पहाड़ी देख लिया जाए तो ये जो है आपकी महादेव पहाड़ी है। ठीक है। जो कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है ना, और पूर्वी भाग में है। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो कौन सी श्रेणी में आता है? महादेव श्रेणी में आता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर कैमूर भांडेर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी को कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण क्वार्ट्ज एवं लाल बलुआ पत्थरों की चट्टानों से हुआ है। तो अगर को आपको मैं मैप में बताऊं तो इधर पास है आपका कैमूर भांडेर श्रेणी। ठीक है ना। कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, पन्ना, रीवा और छतरपुर जिलों में है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 450 से 600 मीटर है। यह श्रेणी सोन एवं यमुना नदी के जल को विभक्त करती है। ठीक है। तो आज का अपना कंटेंट यहीं तक का था। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप जरूर दें। मैं एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं। पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश को हैदर प्रदेश की संज्ञा किसने देखना है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों।